दोस्तों नमस्कार। आपको स्वागत है अपने चैनल मेंस स्टडी पर। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 10 जीके जीएस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सभी जितने भी स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और यहाँ पे समझना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 10 इंपोर्टेंट जीके एंड जीएस। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि बताइए भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा, 26 जनवरी को मनाया जाएगा, या 4 दिसंबर को मनाया जाता है, या 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए इसका आंसर आपको क्या होने वाला है, कमेंट में करके इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8 अक्टूबर। आइए इसमें कुछ मेन बातें समझते हैं। भारतीय वायु सेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। यह भी आपको याद रखना है कब हुआ था इसका स्थापना, तो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय वायु सेना की शक्ति और उपलब्धियां प्रदर्शित की जाती है। दिल्ली के निकट हिंडन एयरबेस पर मुख्य समारोह होता है, एयर शो होता है, परेड होता है और आकाशीय करतब प्रस्तुत किए जाते हैं। आइए और मुख्य बात इसमें समझने की कोशिश करते हैं। इस दिन शहीद हुए वायु सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। वायु सेना का आदर्श वाक्य जो है नभ स्पृश दीप्तम, यानी कि इसका मतलब जो होता है आकाश को स्पर्श करो। भारतीय वायु सेना को विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली वायु सेना माना जाता है। ये जो पॉइंट जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो आपका मेन पॉइंट है वो है स्वतंत्रता संग्राम में भी वायु सेना ने सहयोग दिया था। यह दिवस युवाओं में देशभक्ति और साहस की भावना को जागृत करता है। तो इतने जो है इससे जो है इस टॉपिक से आपको मेन पॉइंट बनते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बताइए अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। अशोक का जो शिलालेख है किस लिपि में लिखे गए हैं आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मी लिपि में जो है ये लिखा गया है शिलालेख। आइए इसका कुछ मेन पॉइंट समझते हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए थे। इन्हें अशोक के शिलालेख कहा जाता है। अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये भी आपका जो मेन पॉइंट बन जाता है। उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान,
पाकिस्तान क्षेत्र में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये भी आपको जो है एग्जाम के दृष्टि से है ना, प्रीलिम्स के दृष्टि से आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताना है कि उत्तर पश्चिम में कौन सी लिपि में लिखा गया है, ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है। भाषा मुख्यतः प्राकृतिक थी ताकि आम जनता समझ सके। आइए और मेन पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। शिलालेखों में अहिंसा, धर्म और जन कल्याण की बातें लिखी है। इसमें अशोक ने खुद को देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा है। शिलालेख आज भी इतिहास की प्रमुख प्रमाणिक सामग्री है। इनसे मौर्य काल की प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों की जानकारी मिलती है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रीसेम्स को दिया जाता है, जो कि 1837 ईस्वी में उन्होंने इसके बारे में पढ़े थे और बताए थे। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। आपके पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो बताइए गुरु नानक देव जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तलवड़ी में जो है इनका जन्म हुआ था। आइए इनके बारे में मेन पॉइंट के बारे में समझते हैं। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान पंजाब का तलवड़ी था। आज यह स्थान पाकिस्तान में है, जिसे ननकाना साहिब कहते हैं। वे सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका संदेश था एक ओंकार सबका मालिक एक। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने जाति, पंथ और भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने यात्राएं की जिन्हें उदासियां कहा जाता है। यह भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। वे समाज में समानता और भाईचारों के पक्षधर थे। उनका जन्मदिन गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए के लिए प्रसिद्ध है, बी के लिए प्रसिद्ध है, सी के लिए प्रसिद्ध है या डी के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गेंडा के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है। आइए इसका मेन इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह एक सींग वाले गेंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक सींग वाले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 70% एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। यह उद्यान 1908 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आइए नेक्स्ट और पॉइंट इसके बारे में समझते हैं।
गेंडों के अलावा यहाँ बाघ, हाथी, जंगली भैंसे और हिरन भी पाए जाते हैं। यह उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ प्रवासी पक्षी भी बड़ी संख्या में आते हैं। यह भारत का प्रमुख बाघ संरक्षण क्षेत्र भी है। काजीरंगा को असम का गौरव भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है काजीरंगा को और क्या कहा जाता है, और क्या नाम से जाना जाता है, तो असम का गौरव भी कहा जाता है। अगला सवाल है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था, आपको बताना है। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 में हुआ था, लागू हुआ था, या 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, या आपका 26 नवंबर 1949 में लगा था, या आपका 2 अक्टूबर 1952 में लगा था। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आइए इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस दिन भारत गणतंत्र बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह भी आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आगे इसमें है कि इसमें मूल अधिकार, राजनीति, निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य शामिल है। संविधान का आदर्श वाक्य है, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये सब जो है मुख्य पॉइंट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि इसको डायरी में आपको नोट कर लेना है। अगला सवाल है, आपको बताना है श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। दूध उत्पादन से है, अनाज उत्पादन से है, या तेल उत्पादन से है, या मछली उत्पादन से है। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। तो श्वेत क्रांति जो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों दूध क्रांति। दूध उत्पादन है ना, दूध उत्पादन से क्या है, श्वेत क्रांति का संबंध है। इसके बारे में मेन पॉइंट समझते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध और दूध उत्पादनों की वृद्धि से है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसका नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो ये वर्जी कुरियन को कहा जाता है। और कौन सी दशक में शुरुआत हुआ था, तो 1970 में, आपको याद रखना है। इस योजना का मुख्य केंद्र गुजरात का आनंद जिला था। ऑपरेशन फ्लड्स नामक कार्यक्रम से दूध उत्पादन को बढ़ाया गया।
आइए और इसी में समझने की कोशिश करते हैं कि इसके कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। इस क्रांति से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आमदनी बढ़ी। महिलाओं को भी इसमें बड़ी भागीदारी मिली। दूध दूध जो होता है शाकाहारी समितियों यानी कि अमूल की स्थापना भी की गई। इसे भारत के दूध का नदियां बहाने वाली क्रांति कहा जाता है। तो इतना आपको जो है मुख्य बातें जो है आपको याद रखना है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य, है ना। चाणक्य जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम लोग इसके बारे में और इंपॉर्टेंट बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रथम शासक थे। मौर्य वंश के क्या थे? प्रथम शासक थे। यहां से क्वेश्चन बन गया। उनके गुरु और मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य, जिनको क्या क्या बोला जाता है? कौटिल्य भी बोला जाता है या विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। चाणक्य ने नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की। चाणक्य को राजनीति शास्त्र का महान विद्वान माना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। ये जितना भी आपको की पॉइंट है ये सब सभी का सभी एकदम एग्जाम में सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखते जाना है। यानी कि 10 क्वेश्चन में ही आपका जो है 100 क्वेश्चन बन जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी में इस ग्रंथ में राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य मगध से पूरे उत्तर भारत में फैल गया। चाणक्य को भारतीय कूटनीति का जनक भी कहा जाता है। उनकी नीतियां आज भी चाणक्य नीति के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका भी आपका जो है, तो ये सब जितना भी आपको मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखा जा रहा है, ये सभी का सभी जो है आपको एग्जाम में पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी है, शेर है, बाघ है या गेंडा है? आपको बताना है कि इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। आइए इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन को समझते हैं और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर भी बोला जाता है। इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले शेर राष्ट्रीय पशु था। इससे पहले कौन था? राष्ट्रीय पशु कौन था? शेर था, है ना। इससे पहले क्या था? शेर था। बाघ शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। भारत में बाघों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। यह योजना 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ हुई। भारत में लगभग 50 से अधिक
बाघ अभयारण्य है। 2018 की गिनती में भारत में लगभग 3000 बाघ पाए गए हैं। सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में विश्व की सबसे बड़ी बाघ आबादी है। बाघ भारत की जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक है। तो ये जितना भी आपका की पॉइंट बना, ये एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद जो है किस भाषा में लिखे गए हैं आपको बताना है। वेद जो लिखे गए हैं आपका ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आइए इसके बारे में की पॉइंट हम लोग समझते हैं। वेद भारतीय संस्कृति और धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। इन्हें श्रुति कहा जाता है क्योंकि ये सुनने और याद किए जाते थे। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद आपको रखना है, ये सभी संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है। वेदों में मंत्र, स्तोत्र, उपन्यास और ज्ञान का भंडार है। वेदों का रचना काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें धर्म, दर्शन, विज्ञान और जीवन के विविध पहलुओं का उल्लेख है। ऋषियों ने इन्हें ईश्वर की प्रेरणा से प्राप्त ज्ञान माना है। वेद भारतीय सभ्यता की नींव और आधार है। तो ये सब जो मेन पॉइंट जो है आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपका है लास्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था आपको बताना है कि प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। तो प्लासी का दोस्तों युद्ध जो हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आइए इसका मेन पॉइंट समझते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच लड़ा गया। अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइंट ने नेतृत्व किया। इस युद्ध में नवाब के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया। अंग्रेजों को निर्णायक विजय मिली। और इसमें और मेन पॉइंट के बारे में समझते हैं। इस युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसे भारत में अंग्रेजी शासन की नींव माना जाता है। युद्ध का स्थान प्लासी बंगाल था। इसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर काबिज होते गए। यह भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10 जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आज के लिए बस इतना ही।